नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्वत निर्माणकारी संचलन की बात की थी। हमने बात की थी कि विवर्तनिकीय संचलन में ऐसी स्थिति जब बल क्षैतिज दिशा में लगना शुरू हो। ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बल की हमने बात कर ली थी, डिटेल में देख लिया था कि किस प्रकार से पठारों का, महाद्वीप पर पठारों का निर्माण हो रहा है, जब बेसिन का निर्माण हो रहा है, मध्य तट का अथवा तटीय मैदान का विकास होता है। इन सारी स्थितियों के बारे में हमने समझ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे कि जो क्षैतिज दिशा में बल लगता है और क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल के कारण कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। तो क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल के कारण जो स्थिति बनती है इसे कहा जाता है पर्वत निर्माणकारी संचलन। और मैंने आपको लास्ट में बताया था पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में। पर्वत निर्माणकारी संचलन की स्थिति होती है जब बल क्षैतिज दिशा में लग रहा होता है। दो स्थितियां होती हैं और उन दोनों स्थितियों की हमने बात कर ली थी कि जब मान कोई फोर्स है F1 है और कोई फोर्स है F2 है, तो F1 और F2 फोर्स दोनों अगर एक डायरेक्शन में अथवा एक दिशा में एक दूसरे के पास आते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो हम कह रहे थे कि इस समय संपीड़न बल की उत्पत्ति होती है, कंप्रिहेंसिव फोर्स जनरेट होता है। इसके बारे में बात किया था। दूसरा जो फीचर था इसकी बात की थी कि जब F1 मान लिया दो फोर्स हैं और F2 है, ये क्या हों, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करें, एक दूसरे से दूर जाएं, तब हमने इसे कहा था तनाव मूलक बल। क्या कहा था इसे, तो हमने इसे कहा था तनाव मूलक बल अथवा टेंशन फोर्स कहा था। अब इस संपीड़न बल के बारे में समझते हैं डिटेल में कि संपीड़न बल की स्थितियों का निर्माण किस प्रकार से होता है और संपीड़न बल लगने के कारण किस प्रकार से परिवर्तन सतह पर हो सकते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स अथवा संपीड़न बल। मान लिया हम लोगों ने कि ये है कोई एक स्थलखंड, तो हम इस प्रकार से समझते हैं कि हम कह रहे हैं कि ये कोई एक स्थलखंड है। कोई स्थलखंड है और इस स्थलखंड पे क्या है, तो इस स्थलखंड में कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स लग रहा है, संपीड़न बल लग रहा है। तो इस स्थान से भी फोर्स लगेगा, इस स्थान से भी बल लगना शुरू होगा और यहां से बल लगेगा, हमने इसे कहा F1। इस दिशा से भी बल लगना शुरू हो रहा है अथवा इस स्थान पर भी बल लग रहा है और इस बल को भी हमने कहा F2। दो तरफ से बल लग रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स जनरेट हो रहा है, संपीड़नात्मक बल लग रहा है। अब जब संपीड़न बल लगा तो संपीड़न बल लगेगा अगर आपने किसी चीज को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि फोल्ड बन जाएंगे। एक क्षेत्र है, एक भाग है, कुछ ऊपर की ओर उठ जाएगा तो दूसरा भाग क्या होगा, नीचे की ओर धंस जाएगा, फिर ऊपर की ओर उठ जाएगा अगला भाग। तो हम देखेंगे कि जब भी संपीड़न बल लग रहा होगा, जब भी कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स जनरेट हो रहा होगा, तो संपीड़न बल लगने के कारण वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जो वलन बन रहे हैं, जो फोल्ड बन रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो स्थलखंड है, ये स्थलखंड कुछ इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ इस तरह से परिवर्तन आ जाएगा। देखिए ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, वलन पड़ जाएंगे, फोल्ड बन आ जाएगा। इसे कहा जाता है वलन अथवा कहते हैं क्या, फोल्ड कहते हैं, वलन कहते हैं अथवा फोल्ड कहते हैं। तो वलन का जो भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, वलन का जो भाग ऊपर की ओर उठता है, इसे कहते हैं एंटीक्लाइन। इसे कहा जाता है अपनति, या कहते हैं क्या हम, एंटीक्लाइन। जो भाग नीचे की ओर धंस जा रहा है,
इसे कहा जाता है अभिनति। सनक्लाइन। तो एंटीक्लाइन और सनक्लाइन, एंटीक्लाइन और सनक्लाइन जैसी स्थितियों का निर्माण हो जाता है। जो अपनति का भाग है अथवा एंटीक्लाइन का भाग है, जो भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है, इस स्थान पर हम कह सकते हैं कि यहां पर मोड़दार पर्वतों का शिखर वाला भाग होगा। तो एंटीक्लाइन वो भाग होता है जहां पर मोड़दार पर्वत के शिखर वाले भाग होते हैं, और दूसरी तरफ जो सनक्लाइन का भाग है, इस स्थान पर घाटियों का विकास हो जाता है अथवा घाटियां निर्मित हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा, कुल मिलाकर के हमने देखा कि जब कभी क्या लगेगा, जब भी संपीड़न बल उत्पन्न होगा, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स लगेगा, संपीड़न बल उत्पन्न होगा, तो संपीड़न बल उत्पन्न होने से वलन की प्रक्रिया होगी। क्या होगी? तो आप कह सकते हैं वलन की प्रक्रिया अथवा फोल्डिंग प्रोसेस होगी, वलन की प्रक्रिया होगी। और वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा, फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, मोड़दार पर्वतों का विकास हो जाएगा। मैपिंग का पार्ट करेंगे तो देखेंगे हम कि विश्व में कहां कहां पर मोड़दार पर्वत बने हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या, हिमालय पर्वत, जैसे कि हम कह सकते हैं रॉकी पर्वत, जैसे कि हम कह सकते हैं क्या, एंडीज पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, संपीड़न बल के कारण वलन की प्रक्रिया हुई और वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर मोड़दार परिवर्तन हो गए। ये ऐसे परिवर्तन हैं, मोड़दार पर्वतों का विकास हुआ, ये इस प्रकार से परिवर्तन हैं जो कैसे हैं, तो धीरे धीरे हो रहे हैं, मंद गति से हो रहे हैं, लंबे समय के पश्चात इनके प्रभाव पृथ्वी की सतह पर नजर आते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार के मंद गति के पटल विरूपण संचलन है। तो अंतर्जात है, अंदर बल उत्पन्न हो रहा है, बाहर इसके प्रभाव नजर आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फोल्ड की, वलन के प्रकारों की, तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग और लिखिएगा क्या, टाइप्स ऑफ फोल्ड अथवा वलन के प्रकार। वलन के प्रकार अथवा टाइप्स ऑफ फोल्ड। वलन के प्रकार अथवा टाइप्स ऑफ फोल्ड। आप किसी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं और मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जाने के क्रम में आप क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में गए और आपने देखा दो चीजें, किसी स्थान पर वलन बने हुए हैं, फोल्ड बना हुआ है, और ये फोल्ड कैसा है, तो डायग्राम को ध्यान से देखना है और डायग्राम को देख करके कंक्लूजन को ड्रॉ करने का प्रयास करना है। वलन दिखाई दे रहे हैं और कैसा है, तो हम कह सकते हैं मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में वलन के दो भाग हैं। और वलन के कैसे दोनों भाग हैं, तो हम कह सकते हैं वलन की दो भुजाएं हैं और वलन के दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल दोनों ही एक समान है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वलन की दोनों भुजाओं, वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल कैसा है, तो एक समान है। वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान हो देखिए दोनों की लंबाई कैसी है, एक समान है, और दोनों के ढाल भी कैसे हैं, एक समान है। तो जब कभी वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान होते हैं, तब इस प्रकार के वलन को कहते हैं सममित वलन।
सममित वलन। दूसरी तरफ देखिए जगंत, सममित वलन। तो सममित वलन कहा जाता है इसे, अथवा सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। तो सममित वलन अथवा सिमेट्रिकल फोल्ड। दूसरी तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी संरचना दिख रही है आपको। संरचना कैसी है? इस संरचना को देखने से इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल दोनों ही असमान है, दोनों में असमानता है। देखिए, तो आप कह सकते हैं क्या है, वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल कैसा है, तो असमान है। इसे बोलते हैं असिमेट्रिकल फोल्ड अथवा असममित वलन। असममित वलन, असिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं अथवा असममित वलन बोलते हैं। यहां पर जाएंगे, जूरा माउंटेन स्विट्जरलैंड का है, उस स्थान पर देखेंगे। तो जब वर्ल्ड मैपिंग कराऊंगा तो इन सब के एग्जाम्पल्स बताता चलूंगा। एक एक कॉन्टिनेंट में चलेंगे, उस एक एक कॉन्टिनेंट में देखेंगे कि यहाँ पर मोड़दार पर्वत है, इस प्रकार के फोल्ड बने हुए हैं। तो चीजें आपको तुरंत रिकॉल हो जाएंगी कि जियोमॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था फोल्ड के बारे में, फोल्डेड माउंटेन के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड के बारे में। तो चीजें तुरंत याद भी हो जाएंगी, तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर अभी यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे तो चीजें रटने वाली व्यवस्था हो जाएगी, तो रटने की स्थिति का निर्माण नहीं करना। यहां पर मैंने बताया सममित वलन और असममित वलन के बारे में। अब आप जा रहे हैं एक ऐसे मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में, अगर आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। आप गए और आपने देखा कि कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है। कुछ ऐसा फोल्ड बना हुआ है। डायग्राम आपने देखा, इस प्रकार से आप ढाल के सहारे ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ढाल के सहारे आप ऊपर की ओर पहुंचे और यहां से आप देख रहे हैं कि वलन की दो भुजाएं तो हैं, लेकिन वलन की एक भुजा कुछ ऐसी है जो कि तल के साथ, ये अगर क्षैतिज तल है तो इस क्षैतिज तल के साथ लंबवत है। कैसी है? लंबवत है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का वलन निर्मित है जहां पर वलन की एक भुजा क्षैतिज तल के साथ लंबवत स्थिति में है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वलन की एक भुजा क्षैतिज तल से लंबवत है। इस प्रकार के वलन को कहा जाता है एक दिग्नत वलन, मोनोक्लाइन फोल्ड, अथवा एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन, एक भुजा कैसी है? तो एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत है। सुसाइड पॉइंट आपने देखे होंगे, तो सुसाइड पॉइंट जो स्थितियां होती हैं वहां पर कैसा होता है? ऐसे ही होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा सुसाइड पॉइंट दिखाते हैं। एक भुजा कैसी रहती है? अगर वहां पर मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होगा तो मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर एक भुजा क्षैतिज तल से एकदम कैसी है? लंबवत स्थिति में है। तो एक भुजा क्षैतिज तल से एकदम लंबवत स्थिति पर होती है। इस क्षेत्र को हम कह रहे हैं एक दिग्नत वलन का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब ध्यान से समझते हैं।
अगर मान लिया जाए कि ये क्षैतिज तल है, क्या है ये? क्षैतिज तल है, और वलन का निर्माण कुछ इस प्रकार से हो, कि वलन की एक भुजा क्षैतिज तल के अंदर हो, ऐसा अंदाजा लगाया भूगोलवेत्ताओं ने। क्या देखा कि एक भुजा तल के कैसी है? समानांतर है, और एक क्षेत्र कैसा है? जो कि लंबवत है। तो अंदाजा लगाया कि हो ना हो वलन की एक और भुजा होगी जो कि क्षैतिज तल के अंदर की ओर चली गई होगी। इस प्रकार की जब स्थितियों का निर्माण होता है इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट फोल्ड अथवा परिवलित वलन। ये क्या है परिवलित वलन? आप कहेंगे वलन की दोनों भुजाएं क्या हैं? तो वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज तल पर हैं। और किस पर हैं? क्षैतिज तल पर हैं। तो वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और समानांतर होने के साथ साथ क्षैतिज तल पर स्थित हैं। इस प्रकार के वलन को कहते हैं परिवलित वलन। रिकॉम्बिनेंट फोल्ड, ये बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, परिवलित वलन को। अब अगर परिवलित वलन की स्थिति का निर्माण हो रखा है, यानी परिवलित वलन बना हुआ है, और परिवलित वलन के निर्माण होने के पश्चात अत्यधिक तीव्रता वाला अत्यधिक प्रभावशाली संपीड़न बल लग रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स लग रहा है, अधिक इंटेंसिटी का, हाई इंटेंसिटी का कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा? तो देखिए हमने क्या कहा कि पहले की स्थिति कैसी बनी होगी? तो पहले कुछ इस स्थिति का निर्माण हुआ होगा जब परिवलित वलन बना होगा कहीं पर। तो हम एक परिवलित वलन बना लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट फोल्ड बना लेते हैं। तो ये है एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट फोल्ड। परिवलित वलन में जब अत्यधिक क्या लगे? संपीड़न बल लगे, और अत्यधिक संपीड़न बल के लगने के कारण वलन की एक भुजा टूट जाए, और वलन की एक भुजा टूट करके अन्यत्र दूर स्थापित हो जाए, कहीं दूर जा करके स्थापित हो जाए। तो देखिए क्या हो, यह है परिवलित वलन, इसका नाम है क्या? तो इसका नाम है परिवलित वलन, इसका नाम है परिवलित वलन, रिकॉम्बिनेंट फोल्ड। इस रिकॉम्बिनेंट फोल्ड में परिवलित वलन में क्या हो रहा है? तो इस रिकॉम्बिनेंट फोल्ड में परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न बल लग रहा है, अधिक प्रभावशाली संपीड़न बल लग रहा है, और परिवलित वलन में अत्यधिक प्रभावशाली संपीड़न बल लगने के कारण वलन की एक भुजा टूट करके दूर विस्थापित हो गई। जो भुजा टूट करके दूर विस्थापित हो जाती है इस भुजा को ग्रीवा खंड अथवा नैपी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस विस्थापित भुजा को ही कहा जाता है क्या? ग्रीवा खंड अथवा नैपी। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में ग्रीवा खंड अथवा नैपी के बारे में। भारत में कश्मीर की घाटी ग्रीवा खंड पर अवस्थित है, नैपी पर अवस्थित है। ये बार बार प्रश्न पूछता है कि कश्मीर की घाटी किस पर अवस्थित है। अगर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति या कौन सी संरचना नैपी या ग्रीवा खंड पर अवस्थित है,
तो ध्यान रखिएगा, भारत में कौन सी संरचना, तो भारत में कश्मीर की घाटी इसी ग्रीवा खंड पर अवस्थित है। यानी कश्मीर की घाटी पे क्या हुआ होगा, पहले तो रिकॉम्बेंट फोल्ड बना होगा, इस प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ होगा परिवलित बलन की, और परिवलित बलन जैसी संरचना में ही अत्यधिक प्रभावशाली संपीड़न बल लगा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स जनरेट हुआ होगा, और एक भाग टूट करके दूर विस्थापित हो गया होगा। तो जो भाग दूर विस्थापित हुआ है वही विस्थापित भाग है क्या, ग्रीवा खंड। इसके बारे में 2 लाइन लिखिएगा, मैं बोल देता हूं, लिखिए। जब परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न बल के कारण, जब परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर अथवा टूटने के बाद दूर विस्थापित हो जाती है, तब उस विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड अथवा नैपी कहते हैं, ग्रीवाखंड अथवा नैपी कहती हैं। भारत में कश्मीर की घाटी ग्रीवाखंड पर अवस्थित है, भारत में कश्मीर की घाटी ग्रीवाखंड पर अवस्थित है। जिस भाग से अथवा जिस तल से वलन की भुजा टूटकर विस्थापित होती है, वलन की भुजा टूटकर विस्थापित होती है, उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं अथवा रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। तो देखिए, जिस भाग से, यानी ये वो भाग है जहां से ये टूट करके अलग हुई होगी, इसी भाग से टूट के अलग हुई होगी, तो इस भाग को कहा जाता है व्युत्क्रम भ्रंश तल। रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम भ्रंश तल कहा जाता है। तो ये है संपीड़न बल, क्षैतिज दिशा में लगने वाला बल। क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल की हमने एक स्थिति के बारे में समझ लिया कि क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल की अगर एक स्थिति का निर्माण हो रहा है और उस एक स्थिति के कारण संपीड़न बल लग रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि जब 2 फोर्स पास आ रहे हैं, कंप्रिहेंसिव फोर्स जनरेट हो रहा है, और कंप्रिहेंसिव फोर्स के जनरेट होने के कारण संपीड़न बल लगने के कारण वलन की प्रक्रिया हुई और वलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया। अलग अलग हमने फोल्ड के टाइप ऑफ फोल्ड देख लिए। जब भी अब हम पढ़ेंगे मैपिंग, तो मैपिंग में हम देखेंगे इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट, उस इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वहां पर पर्वतों का प्रकार देख लेंगे, तो वहां पर हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आसानी से चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अब बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस, जब कभी तनाव मूलक बल उत्पन्न होता है अथवा टेंशन फोर्स लगता है, उस टेंशन फोर्स की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अब हेडिंग लगाइएगा तनाव मूलक बल। टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स में क्या है, तो हम देखेंगे कि मान लिया ये कोई स्थल खंड है और यहाँ टेंशन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि बल लगने की दिशा विपरीत होगी। अगर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, हमने कहा इसे F2, और इधर एक लग रहा है जिसे हमने F1 कहा था, कुछ इस दिशा में डायरेक्शन में हमने बनाया था डायग्राम, हमने इसे F1 कहा था। 2 फोर्स लग रहे हैं और दोनों ही फोर्स विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि विपरीत दिशा में बल, विपरीत दिशा में बल उत्पन्न हो रहा है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो जब भी विपरीत दिशा में बल लगेगा, विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो सबसे पहले धीरे 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 सतह में दरार पड़नी शुरू होगी, सतह में क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे।
क्रैक्स के बाद धीरे 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 दरारें और बड़ी हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले तो चटकन होगा, फिर धीरे धीरे दरारें पड़ेंगी, और दरारें पड़ने के पश्चात क्षेत्र टूट करके अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो 3 प्रोसेस हुई, चटकन, दरार और भ्रंशन की प्रक्रिया हुई। चटकन में धीरे 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 चटक रही है, फिर दरार हुआ, हल्की सी दरार आ गई, और टूट करके जब क्षेत्र अलग हो गया तो हमने कह दिया उसे भ्रंशन की प्रक्रिया हो गई। तो देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम। मान लिया जाए कि एक हम पहले बनाते हैं कोई स्थलखंड, तो हमने मान लिया कि ये कोई एक स्थलखंड है। ठीक, ये कोई स्थलखंड है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो विपरीत दिशा में हमने बल को भी लगा दिया। तो विपरीत दिशा में बल लगाइए। ठीक, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अब कुछ बातों को समझना है। मान लिया हमने इस क्षेत्र में हम 3 जगह को या 3 लोकेशन को हम लोकेट करते हैं। एक क्षेत्र है ए, एक क्षेत्र है बी, एक क्षेत्र है सी। तनाव मूलक बल लग रहा है और धीरे 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 लगने वाला तनाव मूलक बल प्रभावशाली होता जा रहा है। और तनाव मूलक बल इतना ज्यादा प्रभावशाली हुआ, जब तनाव मूलक बल प्रभावशाली होगा तो धीरे धीरे यहां पर दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही होगा, क्षेत्र में दरारें पड़ेंगी। बल अभी भी प्रभावशाली है, बल लगातार लगता जा रहा है विपरीत दिशा में, और बल इतना ज्यादा प्रभावशाली हुआ कि ये दोनों क्षेत्र टूट करके अलग हो गए। दोनों क्षेत्र टूट करके अलग हो गए और बीच का जो भाग है ये धस करके नीचे चला गया। तो जब क्षेत्र टूट करके अलग होगा तो ये भाग धस करके नीचे चला जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये जो संरचना थी कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो गई। ये जो संरचना है, ये संरचना कुछ इस संरचना का रूप धारण कर ली। इधर हमने कहा ए, ये बी वाला भाग नीचे की ओर आ गया और ये है सी। क्या हुआ, तनाव मूलक बल इतना प्रभावशाली हो गया, इतना ज्यादा प्रभावशाली हो गया कि किनारों के स्थलखंड अपनी जगह पर यथावत स्थिति पर रहें और बीच का जो भाग है, बीच का भाग धस करके नीचे की ओर आ गया। तो जिसके सहारे नीचे की ओर धसेगा इसे कहा गया भ्रंश रेखा। इसे क्या कहा गया, भ्रंश रेखा अथवा फॉल्ट लाइन, क्योंकि सबसे पहले दरार तो यहीं पड़नी शुरू हुई ना, इसी दरार रेखा के सहारे भाग नीचे की ओर धसा, इसलिए हमने इसे कहा फॉल्ट लाइन अथवा भ्रंश रेखा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब कभी अत्यधिक संपीड़न बल के कारण किसी स्थलखंड के मध्य का चट्टानी भाग भ्रंश रेखा के सहारे नीचे की ओर धस करके आ जाए और किनारों के भाग अपने स्थान पर यथावत बने रहें, उसी स्थान पर बने रहें, तब किनारों के ऊपर उठे हुए स्थलखंडों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ये जो किनारों के भाग ऊपर उठे हैं इन्हें कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। और जो भाग नीचे की ओर धस गया है, इस नीचे की ओर धसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। तो नीचे के धसे हुए भाग को ही भ्रंश घाटी के रूप में जाना जाता है। तो 2 बातें हमने समझ ली, ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी का निर्माण, ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव मूलक बल के द्वारा। ब्लॉक पर्वत आप देखिए तो कैसा है, आप कह सकते हैं कि ब्लॉक पर्वत का तल अपेक्षाकृत सपाट है और इसका ढाल कैसा होगा, इसका ढाल तीव्र होगा। तो तल सपाट होगा और ढाल जो है
वो तीव्र ढाल का निर्माण होता है। ठीक, अब एक बात बताइए मुझे कि क्या सिर्फ यही स्थिति बन सकती है? अगर हम इस डायग्राम को देखें और हम देख रहे हैं कि तनाव मूलक बल लग रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग अपनी जगह पर यथावत बना रहे, अपनी स्थिति पर रहे, और किनारों के भाग धंस के नीचे की ओर चले जाएं। कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाए, क्या बने कि बीच का जो भाग है, बीच का भाग अपने स्थान पर यथावत बना हुआ है, लेकिन किनारों के जो भाग हैं ये धंस के नीचे की ओर आ गए। जो किनारों के भाग हैं ये धंस के नीचे की ओर आ गए, कुछ इस तरह से। ये ए था, ये बी था और ये सी। ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाए। क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर आप देख रहे हैं कि मध्य का भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है, अपनी जगह पर बना हुआ है, लेकिन किनारों के भाग नीचे की ओर आकर धंस गए हैं। तो जब इस प्रकार से किसी क्षेत्र का निर्माण होता है, यह भी तो एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत ही हुआ, लेकिन इस प्रकार के ब्लॉक पर्वत को हॉस्ट पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे हॉस्ट माउंटेन कहते हैं, हॉस्ट पर्वत कहते हैं। और जो घाटी बनती है, इस घाटी को ग्रेवेन कहा जाता है, इसे ग्रेवेन कहा जाता है। ठीक, इन बातों को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। तो अगर बात की जाए भारत का सतपुड़ा पर्वत, भारत में विंध्यन पर्वत, भारत में नर्मदा नदी घाटी, तो भारत में विंध्यन पर्वत हो, भारत में सतपुड़ा पर्वत हो, इन्हीं ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। भारत में बात करें कि नर्मदा नदी घाटी है, तो नर्मदा नदी घाटी भ्रंश घाटी से होकर के अपवाहित होती है। अब यहीं से चीजें आगे जुड़ जाएंगी। आगे अपवाह तंत्र में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नर्मदा नदी घाटी एक प्रकार का स्ट्रक्चरल बेसिन बनाती है। स्ट्रक्चरल बेसिन है, अवसादीकरण का अभाव है, कठोर चट्टानी संरचना से होकर के अपवाहित होती है, इसलिए सेडिमेंटेशन का काम कम करती है, और नदी क्या करती है? डेल्टा निर्माण करने के बजाय एस्चुरी का निर्माण कर लेती है। तो चीजें एकदम जुड़ जाएंगी आपकी। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा सेंट लॉरेंस नदी के बारे में कि सेंट लॉरेंस नदी है स्ट्रक्चरल बेसिन से होकर के अपवाहित हो रही है, तो स्ट्रक्चरल बेसिन भी हमें समझना है, कठोर चट्टानी संरचना भी समझना है। तो सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटीग्रेट हो जाएंगे, इसलिए धीरे 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 टॉपिक को हम डेवलप कर रहे हैं, और फिर मेंस वाले जब क्लास में आएंगे तो इस पूरे निर्माण प्रक्रिया के बारे में समझ लेंगे अच्छे से। ठीक, फिलहाल आप इसके बारे में थोड़ा 2-4 बातें लिख लीजिए ताकि बातें याद रहें आपको। तनाव मूलक संचलन के कारण, तनाव मूलक संचलन के द्वारा, ऐसे लिखिए, तनाव मूलक संचलन के द्वारा चटकन, दरार और भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। जब कभी अत्यधिक प्रभावशाली तनाव मूलक बल, अत्यधिक प्रभावशाली तनाव मूलक बल कार्य करता है, तब भ्रंश रेखाओं के मध्य, भ्रंश रेखाओं के मध्य स्थित स्थलीय भाग अथवा चट्टानी क्षेत्र नीचे की ओर धंस जाता है एवं किनारों के भाग यथावत स्थिति में बने रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में ऊपर के स्थलखंडों को अथवा ऊपर उठे हुए स्थलखंडों को ब्लॉक पर्वत, जबकि नीचे धंसे हुए क्षेत्र को भ्रंश घाटी कहते हैं। हॉस्ट पर्वत भी एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत ही होते हैं, जिनके दोनों ओर अवस्थित भ्रंश घाटियों को ग्रेविन कहते हैं। भारत में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के अपवाहित होती है, जबकि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। जर्मनी का हॉर्ज माउंटेन एक प्रकार का हॉस्ट पर्वत है, जबकि यूएसए की डेथ वैली ग्रेवेन में अवस्थित है।
ठीक, इस प्रकार से अभी ये हमने लिखा सामान्य सी परिभाषा, और मेंस में भी हमें ऐसे ही लिखना होता है, चीज़ों को धीरे धीरे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना करके डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करने के बाद फिर हम एक दो एग्जाम्पल डाल देते हैं, तो हमारा आंसर की क्वालिटी हमारी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। इन्हीं बात को हमें ध्यान रखना होता है वहाँ भी। अब एक नोट लगाइएगा, क्या लगाना है, इन सारी बातों को समझ लिया हमने, तो अब एक लगाना है नोट, तो एक नोट लगाइएगा और नोट लगा करके बात को लिखना है। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझिएगा। यहां पे मान लिया जाए कि ये है कोई स्थलखंड, ये क्या है, ये है कोई स्थलखंड है, ठीक। इस स्थलखंड के हमने 3 क्षेत्र देख लिए हैं, एक क्षेत्र है ए, एक क्षेत्र है बी, एक क्षेत्र है सी, इस प्रकार से क्षेत्र हैं। इस स्थलखंड में अत्यधिक प्रभावशाली, अत्यधिक तीव्रता का संपीड़न बल लगता है, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स लग रहा है। तो इस स्थलखंड में जब कभी अत्यधिक तीव्रता का संपीड़न बल लगे, अत्यधिक प्रभावशाली संपीड़न बल लगे, तो जब तेजी से संपीड़न बल कार्य करेगा और क्या हो इस क्रम में कि भ्रंश रेखाओं के मध्य का जो भाग है, ये जो बीच का भाग है, ये बीच वाला भाग अपनी जगह पर यथावत स्थिति में बना रहे, अपनी जगह पर रहे, और जो किनारों के क्षेत्र हैं, ये किनारों के भाग ऊपर की ओर उठ जाएं, ये किनारों के भाग क्या हों, ऊपर की ओर उठ जाएं। इस प्रकार से क्या हो रहा है, अत्यधिक प्रभावशाली संपीड़न बल लग रहा है, और अत्यधिक प्रभावशाली संपीड़न बल के कारण क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं कि भ्रंश रेखाओं के मध्य का चट्टानी भाग अपनी स्थान पर यथावत है, जबकि किनारों के भाग ऊपर की ओर उठ गए हैं। तो जो संरचना बनी वो संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। आप देखिए जरा संरचना को, कुछ ऐसी संरचना का निर्माण हो गया। यहां पर है ए, यहां पर है बी, यहां पर है सी। आप कह सकते हैं कि देखने पर तो ये पूरी तरह से कैसी दिखाई दे रही है, देखने पर तो ये दिखाई दे रही है भ्रंश घाटी के जैसे, लेकिन ये भ्रंश घाटी नहीं है, बल्कि इसे कहते हैं रैंप घाटी। इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है रैंप घाटी। तो ध्यान रहे, रैंप घाटी का निर्माण किस बल के कारण हुआ है, तो संपीड़न बल के कारण हुआ है। और भ्रंश घाटी का निर्माण किसके कारण हुआ है, तो भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है तनाव मूलक बल के कारण। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी इस रैंप घाटी से होकर के गुजरती है। तो यह प्रश्न बार में बार पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह रैंप घाटी से होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? अगर इस तरह से का स्टेटमेंट आ जाए कि भारत में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के अपवाहित होती है, पहला कथन। दूसरा कथन है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह रैंप घाटी से होता है। तो दो कथन है, दोनों में से दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। 2 लाइन इसके बारे में जल्दी से लिख लीजिएगा। जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण, जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण भ्रंश रेखाओं के दोनों ओर के भाग, भ्रंश रेखाओं के दोनों ओर के भाग ऊपर की ओर उठ जाएं, जबकि मध्य का चट्टानी भाग अपने स्थान पर यथावत रहे, तब ऐसी स्थिति में निर्मित संरचना को
अथवा निर्मित घाटी को रैंप घाटी कहते हैं। रैंप घाटी का निर्माण प्रभावशाली संपीड़न बल के कारण होता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर के अपवाहित होती है। ठीक तो इस बात को नोट में डाल करके लिख लेना है, और किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति का निर्माण नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इस बात से क्लियर रहिएगा। ठीक है, तो आज हमने पर्वत निर्माणकारी संचलन को कंप्लीट कर लिया, और पर्वत निर्माणकारी संचलन के कंप्लीट होने के साथ हमारा इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट, जो हमारा पार्ट था अंतर्जनित भू संचलन वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में अब हम एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। अपक्षयण, अपरदन, बृहच्छरण, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं घटित होती हैं, रॉकफॉल हो रहा होता है। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे, इन सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।